हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज जो है फिर आसान सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 वीडियो लेकर आ गए हैं। और अगर इससे पहले वाला वीडियो जो पार्ट 1 बना था वो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। इसमें भी जो है हमने 10 क्वेश्चंस बताए हैं 11 से लेकर 20 तक, और आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। इस बात की गारंटी है कि इसके बाद इकोनॉमिक्स का दूसरा किसी चैनल पे वीडियो देखने की आवश्यकताएं नहीं होगी। चलिए पहला क्वेश्चन, ब्राहा कारक क्या होते हैं। ब्राहा मीन्स बाहर, यानी कि बाहरी कारक क्या होते हैं अर्थव्यवस्था में। तो तनी समझिए, वैसे कारक जिसको अर्थव्यवस्था से कोनो लेना देना नहीं है लेकिन उससे इफेक्ट अर्थव्यवस्था पे पड़ता है, उसी कारक को ब्राहा या बाहरी कारक कहते हैं। जैसे कि राजनीति को अर्थव्यवस्था से नहीं लेना देना है, लेकिन राजनीति के कारण अर्थव्यवस्था पे इफेक्ट पड़ता है। समझ गए कि नहीं। इसका जो है नोट्स में हमने जो लिखा है उतनी आपको बता देते हैं। जैसे कि अपन भाषा में हम आपको समझाते हैं, लेकिन लिखना तो होगा आपको अपन भाषा में। तो एक बार नोट्स जो बनाना चाहते हैं उनके लिए कि ब्राहा कारक, वैसे कारक जो अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी नहीं है लेकिन अर्थव्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित करते हैं, ब्राहा कारक कहलाते हैं। जैसे राजनीति, उपभोक्ता, पर्यावरणीय कारक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि भारत के विदेशी व्यापार के चालू खाता क्या है। अब पहले अपन भाषा में नहीं समझावे से पहले किताबी लैंग्वेज समझाते हैं कि भारत के विदेशी व्यापार का चालू खाता का यह अर्थ है कि व्यापार के माध्यम से विदेशी देशों से वस्तुओं का आदान प्रदान करना ही भारत के विदेशी से जो है चालू खाता कहलाता है। अब तो नहीं समझिएगा, चालू खाता मतलब आप देखे होंगे कि बैंक में खाता जब खुलवाते हैं तो पूछता है कि करेंट अकाउंट खुलवाना है कि सेविंग अकाउंट। सेविंग मतलब कि चालू खाता होता है। तो चालू खाता में आप जब मन जब पैसा निकाल सकते हैं, जब मन जब पैसा डाल सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी समझिएगा कि भारत के विदेशी व्यापार के चालू खाता, व्यापार के चालू खाता है, यानी कि भारत व्यापार विदेश से करेगा तो कोनो सामान विदेश से खरीद सकता है और कोनो सामान विदेश में बेच सकता है। उसी को हम लोग कहते हैं भारत के विदेशी व्यापार के चालू खाता। समझ गए सर। अभी सिंपल सी भाषा में आपको समझाएं, इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता है। आइए तीसरा क्वेश्चन, जो 13 नंबर क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्रक को परिभाषित करें। अब सेवा क्षेत्रक का होता है तो 3 गो क्षेत्रक होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। अब बाकी 2 गो के नाम तोहनी के बताएगा कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। एगो तो हमू बता देते हैं, चलो कृषि के कहल जाता है, लेकिन द्वितीयक क्षेत्र आपको बताना होगा। तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है कि नहीं। तो इस सेवा क्षेत्र क्या है, इसको परिभाषित करना है। आइए तनी नोट्स की परिभाषा से जान लेते हैं कि वैसा आर्थिक क्षेत्र जो प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र बाजार व्यक्ति को सेवाएं देता है और उससे आय प्राप्त करता है, उसी क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक कहते हैं। ये भाषा हमरो समझ में नहीं आता है तो अपन भाषा में समझाते हैं। सेवा क्षेत्रक माने कि वैसा क्षेत्र जिसमें कोई व्यक्ति व्यापार करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है, उस क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक कहते हैं। यानी कि कोई किसी दूसरा का जो है सेवा कर रहा है, उसी क्षेत्र को तो सेवा क्षेत्रक बोलेंगे। जैसे देखिए बैंक, अब कहेंगे कि बैंक को कैसे सेवा क्षेत्र कहेंगे, तो हमने के व्यापार करेला वो लोन देता है तो सेवा कर रहा है कि नहीं, इसीलिए बैंक को सेवा क्षेत्रक कहा गया है कि नहीं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, चौथा नंबर की केंद्रीय, चौथा और ऐसे गेस क्वेश्चन के आधार पे 14 नंबर है। केंद्रीय बैंक के किन्हीं 2 कार्यों का विवरण दे। केंद्रीय बैंक कहें तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक और 2 गो काम बताना है कि केंद्रीय बैंक के 2 गो काम का है। चलिए बता ही देते हैं। पहला काम है कि सरकार को अगर कभी आवश्यकता पड़ा, मान के चलिए कि अभी बिहार में CM नीतीश कुमार हैं, इनकर अगर ज़रूरत पड़ा कि लोन लेके जनता के भलाई करना है तो ये कहाँ से लोन लेंगे, केंद्रीय बैंक से ही लोन लेंगे। तो पहला काम का हुआ कि केंद्रीय बैंक का कि सरकार को जरूरत पड़ने पे लोन दे सकता है। दूसरा है कि जितना भी
खाता प्राइवेट बैंक का होता है, चाहे जितना भी सरकारी छोटा मोटा जो है उस सब का लेन देन जो है केंद्रीय बैंक से ही होता है कि नहीं। तो ये दूसरा है कार्य कि जितना भी छोटे मोटे बैंक है या प्राइवेट बैंक हैं उनका जो है लेन देन केंद्रीय बैंक से ही होता है। अब ये भी जान गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर इकोनॉमिक्स के नोट्स कैसे मिलेगा। इकोनॉमिक्स के नोट्स अभी रेडी नहीं हुआ है। 20 क्वेश्चन हम लिखे थे, 20 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। आगे लिखेंगे तो आगे हम आपको बताएंगे। और जब नोट्स रेडी हो जाएगा एक पर्सनली वीडियो व्हाट्सअप कह रहे हैं यूट्यूब पे बनाएंगे और बताएंगे कि किस किस सब्जेक्ट का मेरे पास नोट्स है। अभी इसका नहीं बना हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है। सकल मतलब कि हई सकल नहीं, सकल मतलब कि कोनो एगो राष्ट्र में जितना साल भर में जो है वस्तु उत्पादन किया गया उसका जो है जो भी लाभ हुआ, जो भी आमदनी हुआ, जो भी उससे कुछ कमाया आदमी ओकरे सकल घरेलू उत्पाद ये हमर भाषा में कहते हैं। आइए लेकिन समझते हैं किताबी लैंग्वेज भी। सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट इंग्लिश में कहा जाता है, किसी राष्ट्र की घरेलू सीमाओं में एक वर्ष में निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। वही बतवा कहा है लेकिन तनी बढ़िया से कहा है, हम तनी उल्टा सीधा न बोल देते हैं अपन भाषा में। जैसे ये कहा है कि कोई भी राष्ट्र है जैसे कि इंडिया, तो इंडिया में जितना भी लोग हैं वो जितना भी सामान उत्पादन कर रहे हैं, बना रहे हैं और उससे जितना कमा रहे हैं वह कहलाएगा सकल घरेलू उत्पाद। सिंपल सी भाषा में कहें तो। नेक्स्ट है कि लाभ किसे कहते हैं। अब यूँ हमारा बताए पड़े कि प्रॉफिट किसे कहते हैं। पढ़ावे लिखावे से कोनो फायदा नहीं। कोनो आदमी जो है पढ़ाता है तो अपन लाभ के लिए ही पढ़ाता है। अब हमारी में लाभ का हो रहा है तो पैसा आएगा यूट्यूब से। सिंपल सी बातें हैं, ये सब बताता है, सब जानता है सब। लेकिन कोनो आके कहता है कि हम पैसा ला नहीं पढ़ा रहे हैं, सब यूट्यूब पे पैसे ला पढ़ाता है कि नहीं। हम भले आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, यूट्यूब तो हमको पैसा दे रहा है ना सर। चलिए लाभ क्या है, तो जितना आप कमाते हैं ओकरा में से खर्चा निकाल दीजिए, उसी को जो है हमनी के लाभ कहते हैं। फॉर्मूला जो है अर्थव्यवस्था में यानी कि इकोनॉमिक्स में होता है पाई इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी, यानी कि ई जो है का है, ई लाभ है, ई जो है आमदनी है और ई जो है खर्चा है। तो जितना आमदनी यानी जितना आप कमाते हैं उतना खर्चा निकाल दीजिए, तो आपको जो है जो बचेगा वह जो है लाभ कहलाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म की दो विशेषताओं का उल्लेख करें। पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म मतलब होता है कि दो जो है कंपनी है, उन दोनों में जो है प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन होगा, ओकर दो कारण बताइए कि कौन कारण से जो है आखिर उन दोनों में जो है कंपटीशन हो रहा है। पहला कारण कि ग्राहक और दुकानदार की संख्या अत्यधिक होती है। ग्राहक और दुकानदार की संख्या अत्यधिक होती है, इसके कारण होता है। दूसरा कि सामान जो होती है वो वस्तुओं के रूप, गुण और मूल्य एक जैसे होते हैं। जैसे मान के चलिए हमरा और एगो कोनो यूट्यूबर में जो है, यूट्यूबर एक कह सकते हैं चाहे टीचर कहिए, हाँ, हमने दोनों में कंपटीशन कब होगा, जब हमारा भी लड़का जो है उतने रहेगा और उनका भी जो है लड़का उतना ही रहेगा। जैसे हमरो भी जो है जितना लड़का पढ़ रहा है उतने उनको भी पढ़ेगा, हमारा जितना फीस दे रहा है उतना उनको देगा, हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वो पढ़ाएंगे, तभी तो कंपटीशन होगा। तो ऐसे ही अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो भी ग्राहक और विक्रेता जो है दोनों भी समान होना चाहिए और दोनों का समान का रंग, रूप, गुण सब कुछ समान होना चाहिए, तब जो है ये दो प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं के जो है विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार संतुलन क्या है। बाजार संतुलन को अगर अपन भाषा में हम कहें तो गांव नहीं बाजार से लेते हैं। बाजार में ग्राहक और दुकानदार के बीच जो सामान बेचने और खरीदने की संतुलन बनता है उसी को संतुलन कहते हैं। अब समझिएगा, मान के चलिए कि हम दुकानदार हैं, आप जो हैं ग्राहक हैं। आप कहें कि सर कल एगो हैसन कपड़ा ले आइएगा, हम लेंगे, तो वो वाला कपड़ा हम नहीं ले आएँ
तो आप कल दुकान पे आएंगे, कहेंगे कि नहीं लिए लहो कपड़ावा हमरा लेवेला रहे, तो संतुलन बना। बिहान से आप मेरे दुकान पे नहीं आएंगे कि वो कपड़ावा जो है रखबही नहीं किए हैं। संतुलन कब बनेगा, जो आप कह रहे हैं उहे हम करेंगे। तब बाजार में जो है ग्राहक के पूर्ति को जो है, ग्राहक के मांग को पूर्ति करना ही कहलाता है बाजार संतुलन। आइए तनी किताबी देखते हैं कि बाजार संतुलन, यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में अधिपूर्ति कहलाती है, तथा यदि उस कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में अधि मांग कहलाती है। हमर ऊपर ऊपर गया, अब तोने के समझ में आया कि नहीं देख लेना सर। नेक्स्ट है 19 नंबर के उदासीनता वक्र क्या है चित्रित करें। उदासीनता वक्र क्या है, चलिए बड़ी बढ़िया। उदासीनता वक्र, कभी आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या किसी से भी जो है आप शॉपिंग किए होंगे, तो जब शॉपिंग आप कर लेते हैं, घरे आपका सामान पहुंच जाता है, तो देखिएगा वो ऐप पे जो है 5 गो स्टार बनल आता है। वो 5 गो स्टार में से कहता है कि आप अपने अनुसार जैसा आपको जो है प्रोडक्ट मिला उसमें जो है स्टार दीजिए कि आपको कितना बढ़िया जो है मिला है सामान। तो यही कहलाता है उदासीनता वक्र कि ग्राहक को जो है, ग्राहक के मांग संतुष्टि को जो है मापा जाता है जिस वक्र से, उसी वक्र को कहा जाता है उदासीनता वक्र। कि ग्राहक जो भी हम सामान बेच रहे हैं उससे ग्राहक मेरा कितना संतुष्ट है, उस नापने की प्रक्रिया को ही उदासीनता वक्र कहते हैं। ये अमर लैंग्वेज था सर, आइए किताबी लैंग्वेज। उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र किसी उपभोक्ता के व्यवहार को बताने वाला वक्र है, जिसमें किसी एक वक्र के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोग सामग्री से समान संतुष्टि प्राप्त होती है। जो नोट्स बनाना चाहते हैं बना लेना, यही लिखल है कि नहीं। चलिए 1929 की महामंदी का वर्णन करें। ये 1929 में महामंदी हुआ था। महामंदी कहे का मतलब कि बाजार में जो है सामाने नहीं बिक रहा था, है कि नहीं। सामान बहुत सारा था लेकिन ग्राहक ले ही नहीं रहा था। और 1929 से जो है लगभग 1933 तक जो है महामंदी चला था। मंदी एगो होता है जो बाजार में आया, एक दिन मंदी रहा, फिर दूसर का दिन बाजार तेज हो गया। लेकिन महामंदी कहने का मतलब कि बाजार में कुछ बिक ही नहीं रहा था। और ये 1929 में चालू हुआ था, 1933 तक रहा था। और विश्व में विकसित देश जो थे वो सब जो है चूर चूर हो गए थे। यानी इतना हो गया था महामंदी कि एगो भारत नहीं पूरे विश्व जो है इससे प्रभावित थे 1929 के महामंदी से। ठीक है, लिखल है नोट्स में, जो नोट्स बनाना चाहते हैं, कि 1929 में महामंदी ने जन्म लिया जो 1933 तक बनी रही। इस महामंदी ने विश्व के विकसित देशों को चूर चूर कर दिया। इस महामंदी में उत्पादन था परंतु खरीदने वाले नहीं थे। अब बताइए इकोनॉमिक्स कौन एंगल से आपको जो है भारी लगा है? इतना आसान सब्जेक्ट हमारा पढ़ावे पड़ रहा है। हमको तो लग रहा है कि अब कहियो हमारा ABCD ने पढ़ावे पड़ जाए, क ख ग नहीं पढ़ाना पड़ जाए। इतना आसान सब्जेक्ट हमको पढ़ाना पड़ रहा है। छोड़िए, वीडियो देखें। अगर हम मेहनत, आपको लगा है कि हम इस पे मेहनत किए हैं, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो देखें, उसके लिए धन्यवाद।